और आइए अब इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं कोरोना के मामलों से ही जुड़ी हुई। ये भी, अगर दिल्ली में आप कार में अकेले हो और बिना मास्क के हो तो जुर्माना लगेगा आपके ऊपर। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि नियमों को लेकर जो लापरवाही दिखाई दे रही है उसे लेकर हाईकोर्ट का यह अहम फैसला। जुर्माना हटाने की ये याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। गाड़ी में अकेले बिना मास्क के होने पर जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। अदालत ने कार को भी दरअसल पब्लिक प्लेस माना है। सार्वजनिक जगहों पर तो आपको भीड़ भाड़ का इलाका हो, कुछ भी हो, आपको मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये याचिका थी कि कार में अगर आप हैं तो उस पर जुर्माना ना हो, इसे लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नलिनी शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। नलिनी, डिटेल में बताएं, क्योंकि अगर कार में अकेला व्यक्ति बैठा है और उसने मास्क नहीं लगाया है तो क्या उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा? प्लीज क्लियर करिए। जी बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट गए थे इस याचिका को लेके, उन्होंने ये बोला था कि वो अकेली गाड़ी चला रहे थे, फिर भी उनपे जुर्माना लगाया गया था मास्क न पहनने का ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो इसी याचिका को लेके वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां केंद्र सरकार ने आके बोला था कि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया है ऐसा कि किसी भी इंसान को अकेले गाड़ी चलाते वक्त भी मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो स्टेट दिल्ली सरकार को ये डिसाइड करना होगा कि ऐसा कोई रूल बनेगा कि नहीं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये बोला था कि जी बिल्कुल ये कंपलसरी है कि अगर कोई इंसान अकेला भी गाड़ी में चल रहा है उसको मास्क लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक पहले नोटिस इश्यू वो कर चुके थे जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई करा था। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई इंसान गाड़ी में अकेला भी बैठा है फिर भी गाड़ी जो है वो एक पब्लिक प्लेस कंसिडर करी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस में होंगे आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। तो जस्टिस प्रतिभा सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट की जज जो ये सुन रही थी, उन्होंने आज ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कोई इंसान अकेला भी गाड़ी में जा रहा है उसको मास्क लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि गाड़ी एक पब्लिक प्लेस कंसिडर करी जाती है अगर इंसान उसमें अकेला बैठा है तब भी। दिल्ली को अब रात भर कोरोना की वजह से पहरे में काटना होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही होगी। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक दिल्ली पर नाइट कर्फ्यू लागू होगा। मेट्रो की तरफ से भी कहा गया है कि जिन्हें छूट है वही यात्री रात 10 से सुबह 5 बजे तक यात्रा करें। कोरोना दिन दुना रात चौगुना स्पीड से बढ़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज देश में कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट होगा। कोरोना ने समूचे देश को खौफ में डाल दिया है। दूसरी लहर का तांडव ऐसा है कि पहली लहर भी पीछे छूट गई है। कोरोना संक्रमण ने देश के कई राज्यों में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आज सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना नहीं संभला तो नौबत लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में आज से कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोजाना 3,500 से ज्यादा केस। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की दिक्कत शुरू हो गई। दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट सोमवार को 5% से ज्यादा हो गया। सिर्फ 15 दिन के भीतर पॉजिटिविटी रेट 1.07% से बढ़कर 5.54% हो गया है। 5 अप्रैल को कुल 64,003 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें से 43,960 आरटीपीसीआर टेस्ट और 20,043 रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। कुल नमूनों में से 3,548 पॉजिटिव निकले। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाना ये बता रहा है कि संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है। इस लहर में कोरोना संक्रमण उतना ही घातक है जितना पहले था। खासतौर से बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वालों के लिए ये लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.07% था। कोरोना के केस 813 थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.69% हो गया। कोरोना केस
1515 हो गए और कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.57% हो गया। कोरोना केस 2790 हो गए और कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। 2 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गया। कोरोना केस 3594 और 14 लोगों की मौत हो गई। 3 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.48% हो गया और कोरोना केस 3567 और 16 लोगों की मौत हो गई। 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया और कोरोना केस 4033 और 21 लोगों की मौत हो गई। 5 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.54% हो गया। कोरोना केस 3548 और 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फैलते कोरोना ने केजरीवाल सरकार के भी होश उड़ा दिए। पिछले 5 दिन के भीतर दिल्ली में कोविड से 64 मरीजों की मौत हुई है। इनमें सोमवार को हुई 15 मौतें भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना की ये लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा तेज है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 3500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने बहुत सोच समझ के नाइट कर्फ्यू लगाया रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ताकि अननेसेसरी लोग भीड़ों में ना घूमे, बहुत भारी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रश हो जाता है वो ना हो, लोग घरों में रह के शुद्ध खाना खाएं और कोरोना से बचाव रखें। दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4000 केस रोज आ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और हैशटैग नाइट कर्फ्यू ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि कोरोना शहंशाह है जो रात में ही निकलता है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी आप देख लीजिए। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगेगी। दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी। लॉकडाउन लगाने से लगातार इंकार कर रही दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लागू करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि देश की राजधानी में कोरोना से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। लेकिन दिन की बात करें तो कई ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पर भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहां कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सख्ती करने की भी जरूरत है। नाइट कर्फ्यू सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगा है, बल्कि दिल्ली समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, ओडिशा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, गुजरात में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी खूब बन रहे हैं। लोग नाइट कर्फ्यू को लेकर मजे ले रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो कोरोना को लेकर कितनी फिक्रमंद है। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को आगाह किया है कि लापरवाही की कीमत कोरोना के पंजे में फंसकर चुकानी होगी। चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के
वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती। व्यक्तिगत मेरा मत है कि कोई, जैसे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन किया, वैसा कोई लॉकडाउन अभी दोबारा हो सकता है या दोबारा होना चाहिए या दोबारा होने की संभावना है। लेकिन जो स्टेट्स जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं, वो अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से और अपना जो भी उनका 1 साल का अनुभव है उसके आधार पर जो भी उनको उचित लग रहा है, वो कुछ अलग अलग प्रकार से मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केस के बीच टीकाकरण का दौर जारी है। टीकाकरण अभियान में सीरम इंस्टीट्यूट की भूमिका अहम है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने आज तक से खास बात की। What we saw that the Ministry of Health in India, the WHO, the EMEA and other countries have said that this vaccine is perfectly safe. In fact, even with this recent matter of blood clots, I never wanted to make a statement because next week you're going to hear the conclusion to what is happening and we should wait for that. Then you have to go into establishing whether there's a link between the two because there still could be many factors. So let's wait and see what happens. So far, we've seen that there's no issue like that here associated with the vaccine. The vaccine is providing excellent safety and efficacy. Everybody I talk to, and we've seen that with their own public announcements. In fact, the real testament is that everyone who's been vaccinated, not even 2 or 3% of those people who have got COVID-19 have had to be hospitalized. So we're seeing that 90 plus, 94% plus efficacy with even one dose of Covishield in India. और आइए खबर आपको बताते हैं मुंबई से, जहां सचिन वाजे केस में नया ट्विस्ट आ गया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है जिसमें यह साफ कहा गया है कि एपीआई होने के बावजूद सचिन वाजे की सीआईयू में तैनाती की गई। आपको बता दें, 2 सीनियर अफसरों का तबादला कर सचिन वाजे के लिए जगह बनाई गई और दोनों सीनियर अफसरों का तबादला परमबीर सिंह के मौखिक आदेश पर हुआ है। तो एक बड़ी खबर सामने आई है। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम के कहा है वाजे की तैनाती के लिए 2 सीनियर अफसरों का तबादला हुआ है बाकायदा और मौखिक रूप से, यानी कि वर्बली परमबीर सिंह ने आदेश दिए थे। और जानकारी के साथ दिवेश सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। दिवेश, डिटेल्स बताएं। जी, आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की है हेमंत नागराले, जो अभी के मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं। उन्होंने ये 30 मार्च को ये रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि सचिन वाजे जो कि एपीआई थे पर उन्हें सीआईयू जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का इंचार्ज बनाया गया। 2 पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अफसरों का तबादला किया गया और ये हुआ था ओरल ऑर्डर पर। मुंबई पुलिस, तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ओरल ऑर्डर पर मिलिंद भरांबे जो कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम थे, उन्होंने ये भी कहा है कि वो सचिन वाजे की पोस्टिंग सीआईयू में लेकर विरोध कर रहे थे, पर फिर भी कमिश्नर परमबीर सिंह के इंसिस्ट करने पर उन्होंने इस ऑर्डर पर साइन किया और 9 जून 2020 को सचिन वाजे को सीआईयू का इंचार्ज बनाया गया। ये भी इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सचिन वाजे किसी भी हायरार्की को फॉलो नहीं करते थे, अपने वरिष्ठ जो भी अफसर थे उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में हमले, हिंसा और आरोप थम नहीं रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। शाहनवाज उत्तर हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे, जहां पर यह हंगामा हुआ। शाहनवाज हुसैन का आरोप है कि वाई सिक्योरिटी के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। बाद में सभा के दौरान शाहनवाज ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को घेरा और कहा कि 2 मई के बाद उनका हिसाब होगा। पुलिस के अलावा शाहनवाज हुसैन चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी इसे हार के डर से कहानी गढ़ने का आरोप लगा रही है। ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल से फूल बनाएंगे। पत्थर का व्यवहार, ये जो पत्थर है ना उमेश राय, इसको पंजी में पैक करके रखना, ये चीज कोई डरो मत। अगर ये पुलिस
दलाल ये ममता जी ने ये संस्कार दिया है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पर जिस तरह अगर ये समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, मैं सुरक्षा कवर हूँ और इसमें ये पत्थर चला रहे हैं, इनके पत्थर में डरेंगे और सभा करेंगे। अभी एक किया है, जब तक उमेश राय को जिता नहीं देंगे, जब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव का सारा रोमांच अब प्रधानमंत्री मोदी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई पर आकर ठहर गया है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तल्खी इसमें और बढ़ती जा रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा शब्द बाण है। अब तक जब भी मोदी चुनावी मंच पर आए और सामने ममता बनर्जी रही तो उन्होंने इसी अंदाज में हमले किए, लेकिन अपनी आखिरी रैली में पीएम ने लहजा थोड़ा बदल लिया। आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रही हो, आप नंदीग्राम के लोगों पर झूठे आरोप लगा रही हो। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं। मोदी दीदी ओ दीदी से आदरणीय दीदी पर तो आ गए, लेकिन इससे मोदी बनाम दीदी की जंग की तल्खी कहाँ कम होने वाली है। ममता बनर्जी ने इस तंज का जवाब भी उतनी ही ताकत से दिया। दीदी, ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি। ভ্যাঙাচি মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে, আমাকে যত আমি তত খুশি। তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না, না হলে তুমি কেন ভাঙাবে? पीएम मोदी और ममता बनर्जी की ये लड़ाई आपको व्यक्तिगत लग रही हो, लेकिन इसका असर ज्यादा बड़ा रहने वाला है। मोदी के हर हमले और ममता बनर्जी के हर जवाब के पीछे दूर की राजनीति है। बीजेपी ममता बनर्जी की शख्सियत पर चोट कर रही है, क्योंकि टीएमसी का वो अकेला चेहरा है। ममता बनर्जी मोदी की टिप्पणी को महिला का अपमान साबित करने में लगी है, ताकि सहानुभूति हासिल किया जा सके। बीजेपी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार की संरक्षक साबित करने में लगी है। ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की शिकार साबित करने में लगी है। बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदुत्व विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी सीएम साबित करने में लगी है। ममता बनर्जी ने इस बार राजनीतिक दांव चलते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व पर जोर देने में लगी है। मोदी और ममता के इस युद्ध की वानगी चुनाव प्रचार के हर मोड़ पर आपको दिख जाएगी।
वो चाहे नंदीग्राम हो, सिंगूर या कूच बिहार। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। राजनैतिक भावे कोई इन आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देगा। गैस का भाव कितना है? नरेंद्र मोदी जी आपको बिना पैसा में गैस देने के लिए बोला था उजाला। अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा, तो अब 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा। बीजेपी को फुटा दीजिए तो अब तो होगा, नहीं तो क्या होगा? उसको बोलो गैस दो, कैश नहीं चाहिए, बिना पैसा में गैस दो। दीदी अगर बिना पैसा में चावल देता है तो आपको भी बिना पैसा में गैस देना है, और नहीं देगा तो भागो। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक मोदी के मुकाबले 1 to 1 की ये जंग बीजेपी की रणनीति रही है। अब तक मोदी कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार सामने एक महिला नेता के होने की वजह से चुनौती बढ़ गई है। पौलिमी साहा, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। टीएमसी